आज है 3 मार्च मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर ईरान के मीनाब शहर से है, जहां शनिवार सुबह एक स्कूल पर मिसाइल हमले में 165 मासूमों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर 7 से 12 साल की लड़कियां थीं। अब इस बात की पुष्टि हो रही है कि अमेरिका और इजरायल ने इस स्कूल पर जानबूझकर निशाना लगाया था। इस हमले ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव को एक नए और भयावह स्तर पर पहुंचा दिया है, क्योंकि इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह चरमरा गया है और होर्मुज जलमरुमध्य को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ भारत में भी इस युद्ध की गूंज श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है, जहां ईरानी नेता खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी हैं और कनाडाई रिपोर्टों ने एक बार फिर भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी पैदा कर दी है। इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शनिवार की सुबह दक्षिणी ईरान के मीनाब शहर में स्थित शजरे तैयबा स्कूल के लिए कयामत बनकर आए। अल जजीरा की एक डिजिटल जांच के अनुसार इजराइल और अमेरिका के शुरुआती हमलों के दौरान इस स्कूल पर मिसाइलें गिरी, जिससे इमारत मलबे में तब्दील हो गई। ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस हमले में 165 लोगों की जान गई है। अल जजीरा की जांच इकाई ने सैटेलाइट इमेजरी और वीडियो क्लिप्स का विश्लेषण कर बताया है कि यह स्कूल पिछले 10 सालों से पास के सैन्य ठिकाने से अलग था। हालांकि इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने टाइम पत्रिका और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्हें स्कूल पर हमले की जानकारी नहीं थी, लेकिन जांच दिखाती है कि हमलावरों के पास सटीक नक्शे थे क्योंकि उन्होंने पास के क्लिनिक को बचा लिया पर 10 साल पुराने स्कूल को नहीं। मंगलवार को इन बच्चों को सामूहिक तौर पर दफनाया गया। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष अब एक पूर्ण युद्ध में बदल चुका है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की कुल संख्या अब 787 तक पहुंच गई है। इजरायली सेना ने लेबनान में भी जमीनी घुसपैठ शुरू कर दी है। इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की जेब पर पड़ रहा है। रॉयटर्स के पत्रकार अलेक्जेंडर कॉनवेल के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें 2 दिनों में 15% बढ़ गई हैं और यूरोप में गैस के दाम 40% तक चढ़ गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज जलमरुमध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है, जहां से दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक बयान ने वाशिंगटन की राजनीति में खलबली मचा दी है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार रूबियो ने स्वीकार किया कि इजरायल ने ही अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा है। रूबियो ने कहा कि अगर अमेरिका पहले हमला नहीं करता तो उसका ज्यादा नुकसान होता। इस बयान से डोनाल्ड ट्रंप के मागा समर्थक नाराज हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइलर पेजर की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने इस युद्ध में कूदकर अपने राष्ट्रपति पद को दांव पर लगा दिया है, क्योंकि 59% अमेरिकी इस हमले के खिलाफ हैं। इसी बीच पहली बार कुवैत में ईरानी हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की भी पुष्टि हुई है। ईरानी नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का असर कश्मीर में भी देखा जा रहा है। पत्रकार निकिता जैन की रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन इंटरनेट बंद रहा और शिया बहुल इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रहीं। प्रदर्शनों के दौरान 14 लोग घायल हुए हैं। इस मुद्दे पर भारत की राजनीति भी गर्म है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख में कहा कि सरकार की यह चुप्पी जिम्मेदारी से पीछे हटना है। इस युद्ध की सबसे बड़ी घटना ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत है। गार्डियन के रिपोर्टर सईद शाह के मुताबिक ये संभवतः इतिहास में पहली बार है जब किसी राष्ट्र प्रमुख की हत्या हवाई हमले से हुई हो। इस घटना की ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों ने कड़ी निंदा की है। चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इसे अवैध बताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिफामंडला जोंडी ने इसे साम्राज्यवादी इरादों वाला युद्ध बताया है। वहीं अल जजीरा के दाऊद कुत्ताब ने अपने विश्लेषण में लिखा है कि खामेनेई की हत्या से ज़मीनी हकीकत नहीं बदलेगी बल्कि इराक और लीबिया जैसा अराजक माहौल बन सकता है। खामेनेई की मौत का असर भारत के कश्मीर में भी देखने को मिला है। निकिता जैन की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर और बडगाम में लगातार दूसरे दिन इंटरनेट बंद रहा और पाबंदियां जारी रहीं। खामेनेई की हत्या पर आक्रोश जताने के लिए लोग सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
मकतूब मीडिया को दिए बयान में एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि शिया बहुल इलाकों में सख्त कर्फ्यू है और कई लोग घायल हुए हैं। श्रीनगर के निवासी उमर ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में इतना तीव्र विरोध देखा गया है। मेटा ने भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुरोध पर कश्मीर लाइव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भारत में ब्लॉक कर दिया है। विपक्ष ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय की चुप्पी दुनिया में भारत के कद को कम करती है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में सोनिया गांधी ने लिखा कि यह चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने याद दिलाया कि खामेनेई की हत्या से महज 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल यात्रा से लौटे थे। सोनिया गांधी ने कहा कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे मामलों में आपत्ति नहीं दर्ज करता तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का क्षरण सामान्य बात बन जाएगी। उन्होंने बजट सत्र में इस पर खुली बहस की मांग की है। उधर अमेरिका में भी युद्ध को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के एक बयान ने रिपब्लिकन पार्टी में दरार डाल दी है। रूबियो ने कहा कि हमें पता था कि इजराइल कार्रवाई करने वाला है और इससे हम पर हमले शुरू हो जाएंगे, इसलिए हमें युद्ध में कूदना पड़ा। इस बयान से ट्रंप समर्थक और मागा खेमे के लोग नाराज हैं। द डेली वायर के मैट वॉल्श ने लिखा है कि यह कहना कि इजराइल ने अमेरिका को मजबूर किया सबसे खराब बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइलर पेजर की रिपोर्ट बताती है कि इस युद्ध में अब तक 6 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और ट्रंप ने अपने कार्यकाल का सबसे बड़ा जुआ खेला है। कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में एक बार फिर कड़वाहट आ सकती है। अल जजीरा ने द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि कनाडाई सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि वैंकूवर में तैनात एक भारतीय वीज़ा अधिकारी निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल हो सकता है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि यह जानकारी रॉ के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंचाई गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव पेरियास्वामी कुमारन ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है। यह विवाद तब आया जब कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत की यात्रा पर थे। राजस्थान के भिवाड़ी में सोमवार तड़के एक दुखद घटना हुई। राजेश असनानी की रिपोर्ट के मुताबिक कथित गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच हुई झड़प में आमिर नाम के एक युवक की मौत हो गई। आमिर के परिवार का आरोप है कि वो केवल सड़क किनारे खड़ा था और उसे गलती से तस्कर समझकर मार दिया गया। परिवार ने बजरंग दल के सदस्यों पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि आमिर पत्थरबाजी करने वालों में शामिल था और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। अल जजीरा के लिए समीक खरेल की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की पुरानी पार्टियां अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। पिछले साल हुए युवा विद्रोह के बाद अब जेन जी यानी नई पीढ़ी के हाथ में सत्ता की चाबी है। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह, जो युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, अब प्रधानमंत्री पद के लिए केपी शर्मा ओली को चुनौती दे रहे हैं। 1.9 करोड़ मतदाताओं में से 8 लाख युवा पहली बार वोट देंगे, जो नेपाल की राजनीति की नई दिशा तय करेंगे। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जॉन जे कैनेडी ने भारत के विश्वविद्यालयों में बढ़ते सेल्फ सेंसरशिप पर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि कैंपस अब चिंता और घबराहट के केंद्र बन गए हैं। प्रशासन जोखिम से बचने के लिए विवादास्पद वक्ताओं को बुलाने से मना कर रहा है और पाठ्यक्रम से असहज विषयों को हटा रहा है। इसे उन्होंने एक फॉस्टियन सौदा कहा है, जहां संस्थान अपनी सुरक्षा के लिए बौद्धिक जिज्ञासा का सौदा कर रहे हैं। लेख में तर्क दिया गया है कि जब परिसर विवादों से पीछे हटते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि छात्र विचारों के घर्षण से ही सीखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल है। द इंडियन एक्सप्रेस में लिज मैथ्यू की रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी के ब्राह्मण और सवर्ण नेता नाराज हैं। उनका मानना है कि पार्टी ओबीसी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उधर अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले से बीजेपी पर दबाव बना दिया है। बीजेपी के एक ब्राह्मण नेता ने कहा कि ओबीसी को लुभाने के चक्कर में पार्टी अपने मूल वोट बैंक को नाराज कर रही है। रिपोर्ट बताती है कि 2024 के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के भीतर आंतरिक कलह बढ़ गई है और ब्राह्मणों के साथ साथ ठाकुर समुदाय में भी असंतोष है। आखिर में 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स। द वायर के लिए अपर्णा भट्टाचार्य ने बताया है कि पश्चिम बंगाल की नई वोटर लिस्ट से 61 लाख से ज़्यादा नाम डिलीट कर दिए गए हैं। ये कटौती खासकर उन सीटों पर हुई है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है या जहां कड़ा मुकाबला है। वहीं आर्टिकल 14 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पीएमएलए और यूएपीए कानूनों का दायरा इतना बढ़ा दिया गया है कि अब जमानत मिलना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएपीए के तहत गिरफ्तारियां 50% बढ़ी हैं, लेकिन सज़ा की दर महज 1.6% है।
ये बताता है कि इन कानूनों का इस्तेमाल विरोध को दबाने के लिए हो रहा है। आज के लिए इतना ही। ये थी आज की बड़ी खबरें। हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर भेजें। हरकारा पॉडकास्ट आप सभी प्रमुख ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। हम मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शोर कम और रोशनी ज़्यादा। श्रोता साथियों, आप सबको होली मुबारक। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।